आपको आशा भोसले को कार्डियक अरेस्ट आया था और इसके साथ ही फेफड़ों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी थी। बताया जा रहा है मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की वजह से उनकी मृत्यु ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुई है और 14 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। आशा भोसले जो कि काफी लंबे समय से काम कर रही थी म्यूजिक इंडस्ट्री में, उनका काफी नाम था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है। पद्म विभूषण पुरस्कार भी उनको मिला है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय गायिका आशा भोसले रही हैं। ये उनकी उपलब्धियां हैं, कुछ आपको बता रहे हैं। साल 1997 में उनको ग्रैमी पुरस्कार मिला। आज निधन हो चुका है और उनको मेडिकल प्रॉब्लम थी, उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर था, उस कारण उनका निधन हुआ है। मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। स्वर्गीय आशाताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नजदीकी संबंध रहा है। आशाताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में हम लोग सभी उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को जो है शांति प्रदान की जाए। सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। सम्राट चौधरी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, क्या लगता है सर कब तक ये बनेगा? अरे भैया, कौन बनेगा, कैसे बनेगा, बस एक ही दो लोगों को तय करना। सभी लोग कह रहे हैं अलविदा आशाताई। 8 सितंबर 1933 में इनका जन्म हुआ और आज 12 अप्रैल 2026 में उन्होंने आखिरी सांसें ली। बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमारे बीच हमेशा गूंजती रहेगी। देश भर के फैंस के लिए ये बेहद ही दुखद खबर है और ये अपूर्णीय क्षति है बॉलीवुड के लिए। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, उन्हें मुंबई के कैंडी ब्रीच अस्पताल में एडमिट भी कराया गया था। 92 साल की थी और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ है। और आपको ये बता दें कि भारतीय कला जगत के लिए ये बड़ा नुकसान हुआ है। 8 दशक फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने दिया है और दुनिया भर में देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया है। कई भाषा में उन्होंने काम किया है, कई भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। इतना ही नहीं, उनका काम देश दुनिया भर में बोलता है। उनकी आवाज़ आज भी लोगों के जुबान पर है। और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नजदीकी संबंध रहा है। आशाताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशाताई ने भी बड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए। वो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूँगी। जिद्द मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी और आखिर तक उन्होंने संगीत और गीत इस विषय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था और बड़े आनंद और खुशी के साथ वो गाती थी। आशा भोसले जो कि 14 भाषाओं में गाने गा चुकी हैं और इतना ही नहीं, गीत, पॉप, गजल, भजन, शास्त्रीय गीत भी उन्होंने गाया है। 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज किया गया। पद्म विभूषण से पुरस्कृत हुई। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी उनको साल 2000 में मिला और 1997 में ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला गायिका जो है वो बनी आशा भोसले।
और अब बताया जा रहा है कल शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि 8 सितंबर को उनका जन्म हुआ था, 12 अप्रैल को उन्होंने आखिरी सांसें ली। 92 साल की उम्र में आशा भोसले का निधन हुआ है और अब कहा जा रहा है कि एक युग का अंत हो चुका है और ये कहीं ना कहीं अपूरणीय क्षति है। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस वक्त सोशल मीडिया पर शोक की लहर है। फैंस हैं, सेलेब्स, सभी लोग दुखी हैं। और हालांकि देखिए उनकी जब तबीयत ख़राब हुई थी, उनको कार्डियक अरेस्ट आया था, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और सभी लोग दुआ कर रहे थे कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, लेकिन शायद यही लिखा हुआ था और अब हमारे बीच आशा ताई नहीं रही। कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी रास रमे, रास रमे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, आग तन मन में। तो आप अभी आवाज़ सुन रहे थे आशा ताई की, जो कि न्यूज़ 18 के ही एक श्री शक्ति कार्यक्रम में आई हुई थी और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने उन्होंने ये गाना गाया था और उनकी आवाज़ ऐसी है दिल को छू जाने वाली। उनकी आवाज़ ऐसी है जो एक बार कोई सुन ले तो उसको भुला ना पाए। इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। ये आप सुन रहे थे आशा भोसले के पुत्र अनंत भोसले को, जिन्होंने बताया कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा कल शाम को और जितने भी उनके करीबी हैं सभी लोग पहुंचेंगे, अंतिम दर्शन लोग कर पाएंगे आशा ताई की और उसके बाद पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगी। 92 साल की उम्र में आशा भोसले का निधन हुआ है मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। और देखिए भारतीय संगीत जगत की एक बड़ी हस्ती के रूप में उनका नाम शुमार था। प्लेबैक सिंगर के रूप में भी उन्होंने कई यादगार गाने दिए हैं और कहते हैं कि शरीर चला जाता है लेकिन कुछ आवाज़ें हवा में ठहरी रह जाती हैं, दूर तक, देर तक, कभी कभी हमेशा के लिए। नया दौर से तीसरी मंजिल, हरे राम हरे कृष्णा, उमराव जान और ऐसे कई गाने हैं, ऐसे कई सुरीली गाने उन्होंने दिए हैं इंडस्ट्री को, जो कि वक्त बदल जाने पर भी ये गाने हमेशा याद रहेंगे। पीढ़ियां बदल जाएंगी, वक्त बदल जाएंगे और अलग अलग नए सिंगर्स आ जाएंगे, लेकिन आशा भोसले की जो आवाज़ है उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। उनकी आवाज़ हमेशा ही जवान रहेगी। देखिए आवाज़ की शोखियों और चुलबुली गीतों के जिक्र में अक्सर उनके लंबे और कठिन संघर्ष की बात की जाएगी। और देखिए अपनी विलक्षण प्रतिभा के बावजूद आशा भोसले को नंबर 2 के पायदान से ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 पर उनकी अपनी ही महान और दिग्गज बड़ी बहन लता मंगेशकर थीं और आशा भोसले को कहा जाता था, उनके बाद उनकी छोटी बहन ही माना जाता था। और हिंदी प्लेबैक सिंगिंग के क्षितिज पर जब लता नाम के सूरज की चमक के आगे अपनी एक अलग लौ जलाना आशा की जिद थी, तो उनका सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा सराहनीय रहा है। आशा भोसले ने भी काफ़ी काम किया है, काफ़ी शुरुआती समय से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था इंडस्ट्री में और अपनी ज़िद की वजह से, अपनी बेमिसाल प्रतिभा के दम पर उन्होंने जो आज नाम कमाया है उसे सभी लोग जानते हैं। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जानते हैं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है और उन्होंने किस तरीके से अपनी आवाज़ को लोगों के दिलों तक पहुंचाया है।
चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे खबरों की ओर। झारखंड की खबरों की रुख करते हैं। रामगढ़ से इस वक्त एक खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि सीमेंट फैक्ट्री के बाहर गोलीबारी हुई है। देखिए, स्कूटी सवार बदमाश ने फायरिंग की है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश। राहुल दुबे गैंग पर गोलीबारी का शक। पतरातू थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। सीमेंट फैक्ट्री के बाहर गोलीबारी हुई है। स्कूटी सवार बदमाश ने फायरिंग की। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी के जरिए ही अब बदमाशों की तलाश की जाएगी। ये देखिए, ये लाल सर्किल में जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो यहाँ पर गोलीबारी हुई है उसकी ये तस्वीर। राहुल दुबे गैंग पर अब गोलीबारी का शक है। बदमाशों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पतरातू थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर सीमेंट फैक्ट्री के बाहर गोलीबारी हुई है। हालांकि देखिए, गोलीबारी क्यों हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कोई आपसी विवाद, ये बताने के लिए हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जावेद जुड़ चुके हैं। जावेद, ये बताइए कि यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री के बाहर गोलीबारी हुई है, इसके पीछे क्या कारण है? जी, ये रंगदारी के लिए ही गोलीबारी की गई है और सोशल मीडिया के जरिए राहुल दुबे गैंग ने इसकी जिम्मेवारी ली है। देर रात्रि 2:30 से 3 बजे की ये घटना है। स्कूटी सवार बदमाश आए थे और 7 से 8 राउंड उन्होंने गोली चलाई है मुख्य गेट पर। इस घटना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि बीते सोमवार को ही राहुल दुबे गैंग के अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ भुरकुंडा के सौंदा में हुई थी, जिसमें एक अपराधी घायल भी हुआ था। उसके बाद भी राहुल दुबे गैंग का आतंक इस क्षेत्र में कम नहीं हो रहा है। जी ठीक है जावेद, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रांची से बड़ी खबर, नाबालिग की हत्या का मामला है। देखिए, महिला सुपरवाइजर सहित 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सुषमा देवी और उसका भाई गिरफ्तार हुआ है। बच्ची से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। सीसीटीवी जांच में हत्या के सबूत मिले हैं। आरोपी सुषमा नाबालिग बच्ची को 4 साल पहले घर के काम के लिए लाई थी। सुषमा पर आरोप यह है कि बच्ची के घर के काम नहीं करने पर वो उसे टॉर्चर करती थी। परिवार ने जब शव देखा तो उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान थे और जो कि निर्मम हत्या की गवाही दे रहे थे। अब देखिए, बोकारो से खबर मिल रही है। पुष्पा हत्याकांड में कार्रवाई हुई है। थाने के 28 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। आरोपी को बचाने का आरोप है। केस कमजोर करने का भी आरोप। डीएसपी के नेतृत्व में केस का खुलासा हुआ है। एसपी हरविंदर सिंह ने कार्रवाई की। एएसआई, एसआई, हवलदार, आरक्षी सस्पेंड। बता दें आपको कि पुष्पा 21 जुलाई 2025 से लापता थी। परिजनों ने अपहरण का केस दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस की खोजबीन मामले में प्रेम प्रसंग में हत्या कर शव जंगल में छिपाने की बात सामने आई है। एसपी के मुताबिक पुष्पा और दिनेश का पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुष्पा की शादी होने वाली थी, लेकिन पुष्पा दिनेश से शादी करना चाहती थी। 21 जुलाई को जब वो कॉलेज के लिए निकली तो दिनेश भी कॉलेज पहुंचकर उसे बहला फुसला करके कॉलेज के पीछे घने जंगल में ले गया और चाकू से उसकी गला काटकर हत्या कर दी। एसपी ने जानकारी दी और ये भी बताया कि मौके पर नर कंकाल और उसके कपड़े भी बरामद हुए हैं, जिन्हें एफएसएल ने जब्त किया है और डीएनए सैंपल भी कराया जाएगा। देखिए, चाईबासा से खबर मिल रही है। 26 किलो गांजा जब्त हुआ है। 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। 2 बैग से गांजा जब्त किया गया है और जब्त गांजे की कीमत मार्केट में 13 लाख रुपए बताई जा रही है। राउरकेला रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी हुई है। 26 किलो गांजा जब्त किया गया है। 3 युवकों को गिरफ्तार किया है इस मामले में। बता दें आपको, जो गांजा जब्त हुआ है उसकी कीमत 13 लाख रुपए बताई जा रही है। और देखिए, इस वक्त रांची से खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि पेपर लीक की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। उत्पाद भर्ती परीक्षा के दौरान छापेमारी, परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश। पुलिस ने एक स्कूल में छापेमारी की, जहां से 100 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों के मोबाइल जब्त किए गए हैं। तमाड़ थाना क्षेत्र में रेड की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर लीक की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। उत्पाद भर्ती परीक्षा के दौरान छापेमारी और परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश। देखिए, पुलिस ने एक स्कूल में छापेमारी की है, जहां से 100 से भी ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। लोगों से पूछताछ की जा रही है और बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। तमाड़ थाना क्षेत्र में रेड हुई है।
रामगढ़ में उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 3 पालियों में 9,384 अभ्यर्थी कड़ी जांच के बाद सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पूर्व परीक्षार्थियों की पूरी जांच की जा रही है। इसके तहत बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, एडमिट कार्ड स्कैन, फेस स्कैन की जो प्रक्रिया है, इसके बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षा शांतिपूर्ण कराने को लेकर के वहां पर स्थिर दंडाधिकारी, सेंटर ऑब्जर्वर, गश्ती दंडाधिकारी और फ्लाइंग स्क्वाड समेत यहाँ पर जो जोनल दंडाधिकारी है उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आज रामगढ़ के 32 सेंटर पर उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा 3 पालियों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 9,384 अभ्यर्थी जो है यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। देख सकते हैं मैं इस वक्त बरकाकाना के आर बाल उच्च विद्यालय सेंटर पर हूँ। यहाँ पर काफ़ी जांच के बाद जो है परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। खास करके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट यहाँ पर लिया जा रहा है, उसके बाद एडमिट कार्ड को स्कैन किया जा रहा है और देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे से जो अभ्यर्थी उनके चेहरे का मिलान किया जा रहा है। यानी कि कई स्तर पर यहाँ जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। एक अभ्यर्थी है जिनसे बात करेंगे। क्या आपका नाम है? दीपक कुमार। परीक्षा के लिए तैयार है? एकदम सर। जितनी जांच हो रही है उससे कितने संतुष्ट आप? बहुत संतुष्ट है। संतुष्ट है। परीक्षा अच्छे से देना है? हाँ सर। इसकी तैयारी आपने पूरी जोर शोर से 2 साल से तैयारी चल रहा है। 2 साल से इसका इंतजार था? हाँ, बहुत। तो आप देख सकते हैं अभ्यर्थी भी काफ़ी उत्साहित है और यहाँ पर जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है। 32 सेंटर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है, यानी सुरक्षा को लेकर के यहाँ काफ़ी कुछ तैयारी की गई है। यहाँ सेंटर मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वाड के साथ साथ कई स्तर पर यहाँ पुलिस बल की भी तैनाती सुरक्षा को लेकर के की गई है। आज सुबह 8:30 बजे से ये परीक्षा 3 पालियों में शाम के 5:30 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा को लेकर काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और खबर चाईबासा से, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल के डुमेरता रेलवे स्टेशन के पास में रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के सामने जंगली हाथी आ गया। इस दौरान मालगाड़ी के चालक ने सतर्कता बरतते हुए ट्रेन को रोक दिया और हाथी के रेलवे ट्रैक पार कर दूर चले जाने तक मालगाड़ी रुकी रही। जानकारी के मुताबिक यह हाथी पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में विचरण कर रहा है और कभी कभी इन इलाकों में रेलवे ट्रैक के आसपास आ जाता है। यह ट्रैक पार कर जंगल की ओर जाता है। इस दौरान ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो जाता है। बात करेंगे गुमला की। गुमला से बड़ी खबर, जंगली हाथियों का आतंक जारी है। गुमला में महुआ चुनने के लिए गई महिला पर हमला कर दिया हाथी ने और हाथी के हमले से महिला की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसके बारे में सूचना भी दी है। तत्काल 25,000 की सहायता दी गई। 3 दिन में 2 लोगों की मौत हुई है हाथियों के आतंक से। हाथी के देख लिया, हाथी कुदाई गेली, तब बाद में दूसरा मतलब इकर दमादे हर जाके देखलक तो हाथी क्योंकि कुचिल रख रहे, तब हमें के फोन करलक, तब हमें हाथी के आधा कुदाई के फिर लोइट के आली और देखली तो सही में खुंद के मराए रहे। हमारा उतले मौत हो जाए रहे। अच्छा, फिर तो क्या करब थी, फ्रेटोला आए के फिर पुलिस अलग एम्बुलेंस अलग, उसके बाद में सब लेके आली सदर अस्पताल हॉस्पिटल में गुमला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा है कि जिस दल की विचारधारा नहीं है उस तरह के दलों का हाल यही होता है। कांग्रेस जेएमएम के लोग असम में एक दूसरे को गाली दे रहे थे, अब वही दाल अगल बहियां कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में इनकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि ऐसे दलों को बंगाल की जनता जवाब देगी। क्योंकि बंगाल का कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। हरा न हो उस प्रकार के दलों का यही हालत होती है। जगह जगह पर ये अपने स्वभाव में परिवर्तन करने का काम करते हैं। यही कांग्रेस जेएमएम वहाँ पर और अन्य लोग एक दूसरे को गालियाँ बकने का काम कर रहे थे। आज यहाँ बंगाल में जाकर के पूरा हाथ मिलाकर गलबहिया के साथ, टीएमसी के साथ प्रचार करने जा रहे हैं। इनका एक ही एजेंडा है, जनता को गुमराह करना और उनसे वोट बटोरना और अब जनता की गाड़ी कमाई को लूट करके अपनी तिजोरी में भरना। लेकिन असम की जनता ने जवाब दिया है। बंगाल की जनता भी पूरी तरह से मुस्तैद है ऐसे ठगेरों से सावधान रहने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरुलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहा कि सरकार
कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेगी और ये अधिकृत भाषा होगी जो संसद में भी बोली जाएगी। झारखंड में बड़ी संख्या में कुड़माली भाषा बोली जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारी सरकार बनते ही कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में हम दायर करा देंगे। राजवंशी और कुड़माली दोनों भाषाएं बंगाल, असम और झारखंड की प्रमुख भाषाएं हैं। उनको 8वीं अनुसूची में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नई बनी हुई सरकार करेगी। तो जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री ने ये घोषणा की है, उसी से फिर झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने गृह मंत्री के इस बयान का स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस और जेएमएम इसे चुनावी जुमला बता रही है। यह तो द्वितीय राजभाषा राज्य स्तर पर होता है, द्वितीय राजभाषा। अब केंद्र स्तर पर उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने का काम करती है। तो अमित शाह जी ने कहा है कि भाई केंद्र सरकार कुड़माली को 8वीं अनुसूची में शामिल करेगी। इसमें विपक्ष को या किसी को परेशानी क्यों होगी? केंद्र में तो सरकार है उनकी, अभी तक क्यों नहीं शामिल किया? लॉलीपॉप दिखाते हैं, बरगलाने का काम, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। हर चुनाव में जाकर बस सिर्फ वादे कर देना है, जुमले बोल देना है। 12 सालों की सत्ता उनको याद नहीं आई कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्ज किया जाए। आज जब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, जब वो चुनावी भाषण दे रहे हैं, तब उनको कुड़माली भाषा की याद आई। तो हमें लगता है कि ये भी एक राजनीतिक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का नीति और नीयत दोनों किसी भी भाषा के लिए साफ नहीं है। असम में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन असम के चुनाव में जेएमएम की एंट्री ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया है। असम में लगातार कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे बंधु तिर्की ने कहा कि असम के कुछ इलाके में जेएमएम की वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन असम की जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है और इसीलिए इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा को हराना तय है। बंधु तिर्की को असम में कांग्रेस ने सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया था। वहीं जेएमएम ने कहा कि बंधु तिर्की वहां चुनाव प्रचार में काफी सक्रिय थे और ये उनका आकलन है, पर हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं गए। हिमंता बिस्वा शर्मा की जो सरकार है उसको जाना तय है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इसलिए भी कि जुबिन गर्ग जैसे महान संगीतकार का जो मौत हुआ था, उससे उसको न्याय नहीं मिलना, ये भी वहाँ के लोगों में आक्रोश का एक कारण। उचित सम्मान हक दिया जाता इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो निश्चित रूप से वहाँ भी एक स्वरूप नजर आता इंडिया गठबंधन का। चाय बागान के श्रमिकों के बीच उतरना पड़ा उन्हें, जिन लोगों ने आज तक चाय बागान श्रमिकों की कभी सुध नहीं ली थी, उनके बीच जाना पड़ा। हम उनके विषय को लेकर ही गए थे चुनाव में और बहुत ही सकारात्मक एक सपोर्ट मिला।